हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो पीएनबी का एफिडेविट है उसका पेस्ट करके डाला था और वो कहीं आमिया कुमार साहब को मिला था। बड़ी मेहनत से निकाल के लाए थे वो उसको, शेर के माद में हाथ दे करके, लेकिन बता कुछ नहीं पाए उसके बारे में वो। खैर एनीवे, जब उसको अच्छी तरह से पढ़ा गया और कई बार पढ़ा गया तो लास्ट में वो ये कहते हैं कि हम जो पेंशन दे रहे हैं एज पर रेगुलेशन दे रहे हैं। आप जानते हो इसका क्या मतलब निकलता है? यानी ऑनरेबल सीजे ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ ने यह कहा था कि आपने यदि पेमेंट नहीं किया है रेगुलेशन के अनुसार तो पेमेंट करना पड़ेगा। ये उसका जवाब दे रहे हैं। सारे रेगुलेशन को लेकर के एक एक चीज को बता के जवाब दे रहे हैं, भाई हम तो उसके अनुसार ही पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीएनबी की ओर से या किसी की ओर से कोई फंड का मुद्दा वहां नहीं उठाया जाएगा। जवाब केवल उसका देंगे कि आप रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और वो कह रहे हैं हम पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, उसमें जिस प्रकार से चीजों को घुमाया गया है चालाकी से, शरारतपूर्ण तरीके से, अब उसके लिए तो अध्ययन की जरूरत है। अब चाहे एआईबी पार्क करे, चाहे अराइज करे, चाहे वकील करें, चाहे पिटिशनर करें, कोई भी करे, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि पीएनबी ने यह कहा है कि हम इनको जो पेमेंट कर रहे हैं एज पर रेगुलेशन कर रहे हैं, और उसी का उन्होंने बना करके दिया है वहां पर एफिडेविट। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें कहा क्या क्या है। ये भी मानते हैं यहां पेंशन अपडेशन हुआ है, मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसका सहारा लेके पेंशन अपडेशन भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं वो तो केवल 10 माह की पेंशन एवरेज कैलकुलेट करने के लिए था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। हम तो सारा कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो हम पहले चलते हैं। वो ये मानते हैं कि जो बीपीआर है वो 29/9/1995 को नोटिफाइड हुआ। बिल्कुल सही है, फाइनल था, अंडर कंसिडरेशन नहीं था। इसका मतलब ये यदि मानते हैं तो इनकी दलील हाई कोर्ट चंडीगढ़ में थी कि अंडर कंसिडरेशन है, इन्हीं के आर्गुमेंट में आई होगी, तभी कोर्ट ने कहा होगा क्लॉज 12 अंडर कंसिडरेशन है, अंडर निगोशिएशन है, तो फिर वो अंडर निगोशिएशन कैसे हुआ? वहां इनकी दूसरी दलील थी, यहां दूसरी दलील है। वो मानते हैं कि वो हुआ है, और 35/1 को ये मानते हैं 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक अपडेशन हुआ, ये मानते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो हम चाहते हैं कि आप कहो कि भाई आपने कहा कहां अपडेशन हुआ है। और ये जिस चीज को मानते हैं वो लैंग्वेज जो है वो अमेंडेड जो आपका रेगुलेशन है 2003 का, उसको यह कोट करते हैं, उसकी लैंग्वेज को। बेसिक पेंशन एंड एडिशन पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1 वेयर एवर एप्लीकेबल, और उसके क्रम को बदल देते हैं। वेयर एवर एप्लीकेबल अपेंडिक्स 1 के बाद रखते हैं, जबकि वो आना चाहिए था बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल, इस प्रकार था, वहां भी बदल देते, और उसके बाद फिर ये आगे चलते हैं। यानी ये मानते हैं कि अपडेशन हुआ है। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं ये कहते हैं कि आप कहते हो 35/1 अमेंडेड 1/1/86 से 1987 तक का अपडेशन किया, 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 का अपडेशन आपके अमेंडेड रेगुलेशन से नहीं हुआ, ओरिजिनल रेगुलेशन से हुआ था। ये आप झूठ बोलते हो अपने एफिडेविट में। ओरिजिनल से हुआ था, अमेंडेड से नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ, और फिर आप कहते हो कि ये रेगुलेशन अमेंड हो गया 2002 में। 2002 में कोई रेगुलेशन अमेंड नहीं हुआ था, 2003 में हुआ था, जिसे आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, और आप पेंशन दिला रहे हो 1/1/86 से लेके 31/10/1987 तक। यानी ये मानते हो यहां तक ये अपडेशन हुआ है। ये हमें इतना ही चाहिए कि आप मान लो कि अपडेशन हुआ है, फिर आगे अपडेशन क्यों नहीं हुआ, इसलिए तो कैलकुलेशन लिए थे। और उसके बाद जो अमेंडेड रेगुलेशन 35.1 आया था, उसको ये क्या करते हैं कि उसको 10 माह की
जो एवरेज पेंशन है, यानी जो व्यक्ति रिटायर होता है बिल्कुल अंत में जाकर के एक बेस सेटलमेंट में और शुरू में जाकर के, तो दोनों में मतलब दोनों ही बेस सेटलमेंट में आ जाता है। इसे 10 माह की जो पेंशन कैलकुलेट होती है उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसका कैलकुलेशन करने का एक अलग तरीका है और ये किया भी है और आपके रेगुलेशन में भी है। यानी उस रेगुलेशन को 35.1 को ये कहते हैं कि वो तो केवल 10 माह की एवरेज पेंशन कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। जो कर्मचारी 2 बेस सेटलमेंट में पड़ जाते हैं 10 माह के कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए था, ये पेंशन अपडेशन के लिए नहीं था। यानी एक और तो मानते हो कि अपडेशन हुआ है, और दूसरा जो अमेंडेड है, अब 2002 तो अमेंड हुआ नहीं, अब 2002 अमेंडमेंट की बात करते हैं। अच्छा, अब जब ये आगे चलते हैं, 10 माह की एवरेज का सही रेगुलेशन 38.1 है, न कि 35.1। यहां ये भूल गए इस चीज को कि यहां इनको कोई पकड़ सकता है। अब ये बताइए आप कि 35.1 तो केवल और केवल पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है। यदि आप 10 माह की एवरेज पेंशन काउंट करते हो तो आपके ही रेगुलेशन में रेगुलेशन 30.1 वहां है आपका 10 माह की पेंशन कैलकुलेट करने का विकल्प, तो उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए था, न कि 35.1 में। आपने 35.1 को जो पेंशन अपडेशन के लिए था उसको कैसे 10 माह के लिए आपने कर लिया? ये टोटल झूठ, फैलेसियस, अनरीजनेबल है। इसको ध्यान दिया जाए, कोर्ट के उसमें लाया जाए कि ये मतलब कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। अब ये बनाया किसने होगा? अब तरीका तो चाहिए कोई निकलने के लिए। अब स्वाभाविक सी बात है, वहां बड़े बड़े वकील होंगे, क्योंकि उनके पास यही एक झूठ बोल करके निकलने का तरीका है, ये बताने का कि हम तो रेगुलेशन के अनुसार इनको पेमेंट कर रहे हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। अब कौन है इसका? सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता जी और उनकी पूरी टीम होगी कि और तो कहीं निकलने का रास्ता है नहीं, इस रास्ते से निकल लेते जैसे ये हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में निकले थे, क्लॉज 12 का सहारा लेकर के कि बहुत अंडर कंसिडरेशन है, जबकि सब कुछ फाइनल था, और वहां से निकल गए और अपडेशन बर्ड जो उसमें पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया। तो सर ये बताइए, आपका जो स्मॉल कमेटी को जो रेफरेंस दिए गए थे उसमें जो अपडेशन वर्ड आया है, तो उसका मतलब वो अपडेशन हुआ आया है आपके 10 माह की पेंशन कैलकुलेट करने के लिए है। मतलब गुमराह कर रहे हैं। आगे कहते हैं ये, और पीएनबी मानती है कि अपडेशन हुआ है, क्योंकि मानते हैं अपडेशन हुआ है। क्लॉज 12 एग्रीमेंट का फर्दर निगोशिएशन के लिए नहीं था, जैसा कि हाई कोर्ट के पास में मैंने बता दिया कि वहां इनका दूसरा आर्गुमेंट था, यहां इनका दूसरा आर्गुमेंट है। आपने माना कि आईबीए के 10 माह के एवरेज के सीक्रेट कैलकुलेशन, और दूसरा आपने एक चीज और मानी कि आईबीए ने एक सीक्रेट प्लान बना रखा है, सभी बैंकों को दे रखा है। आपके उसमें है सर एफिडेविट में कि यदि कोई कर्मचारी 2 बेस सेटलमेंट के फंस जाता है और 10 माह का वो एरिया निकालना पड़ता है, पेंशन निकालनी पड़ती है, तो उसको किस प्रकार निकाला जाएगा वो आपने खुलासा नहीं किया, लेकिन वो सीक्रेट है, और ये सीक्रेट आपको दिया, आईबीए ने दिया है। और आईबीए की सीक्रेट बात के आधार पर आप उसको कर रहे हो, तो आईबीए को किसने अधिकार दे दिया बिना नोटिफिकेशन के आपको ये सब कुछ करने का? यानी आईबीए ने आपको सीक्रेट प्लान भी दे रखा है, और जो पेंशन अपडेशन का क्लॉज आया उसको मतलब 10 माह की एवरेज के लिए काउंट कर लेते हो, और उसके बाद आप करते करते आपने आईबीए के 10 माह के एवरेज को सीक्रेट कैलकुलेट बैंक रखा है, और ये सीक्रेट भी प्यार 1995 से अलग रखा है, चुपचाप रखा है, ये आपके उसमें आया, और आप कहते हो हम रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट कर रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में एक ही कहा है कि आप 35.1 के अनुसार पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। आपने 35.1 को शुरू में माना हुआ है, 1/1/1986 लेके 31/10/87 तक पेमेंट हुआ है, उसके बाद अमेंड हुआ है, इसको ओपन एंडेड कर दिया गया। ये लागू उसी पर ही है जो 35.1 पे है। यदि आप इसको 10 माह का एवरेज के हिसाब से लेते हो तो आपको 30.81 में जाना चाहिए, न कि 30.51 में। ये पूरा का पूरा मिसलीडिंग जो ये एफिडेविट बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया, कोर्ट को गुमराह करने के लिए। अब कोर्ट को गुमराह करने से हमारे वकील कैसे बचाते हैं, कैसे नहीं बता, ये इनके ऊपर है, क्योंकि काफी घुमा फिरा करके लाए हैं वो लेकर के कि मतलब ये 10 माह का एवरेज के लिए है, 35.1 आपके पेंशन अपडेशन के लिए नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि 10 माह के एवरेज के लिए उसका जो करेक्ट रेगुलेशन है वो है 38.1, ना कि 35.1।
35.1 केवल और केवल पेंशन अपडेशन के लिए है, और उसका पेंशन अपडेशन हुआ है 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1986। इनका पूरा का पूरा जो एफिडेविट है लगभग वैसा ही है जैसा आईवीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था। टोटल और टोटल चालाकीपूर्ण, शरारतपूर्ण भरा हुआ और एक बार झूठा एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में दिया है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।